डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं सोवियत संघ में हुई बोल्शेविक क्रांति की। 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए सशक्त दबावों से परिलक्षित होता है। युद्ध में रूस की सैनिक पराजय के बाद जार के निरंकुश राजतंत्र को प्रबल आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा। सर्फडम की वसीयत तथा क्षतिपूर्ति की अदायगी की अनसुलझी समस्या, बढ़ता हुआ सामाजिक असंतोष तथा ऊपर से सुधारों की मांग, सभी ने रूस के सामाजिक व राजनीतिक संकट से उबरने के अवसरों को दबा दिया, जिसका विस्फोट 1917 में एक क्रांति के रूप में होता है। 1917 की रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति अथवा अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। वास्तव में 1917 में रूस में दो क्रांतियां हुई थी। एक फरवरी क्रांति, जिसमें जार को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। दूसरी थी अक्टूबर क्रांति। इस अक्टूबर क्रांति में अस्थायी सरकार से सत्ता छीन करके बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। 1917 की ये दोनों क्रांतियां स्वरूप में एक दूसरे से भिन्न थी। पहली क्रांति का आह्वान जनता ने आकस्मिक रूप से किया। वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन एवं सामान्य पिछड़ेपन के कारण राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे। जल्दी ही अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व उदारवादी बुर्जुआ वर्ग के हाथों में आ गया। केवल जुलाई 1917 के बाद ही सामाजिक क्रांतिकारियों व मेनशेविक दल ने अस्थायी सरकार संभाल ली। वे संयुक्त राज्य एवं फ्रांस की भांति यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे रूस के वासियों को वही राजनीतिक स्वतंत्रता एवं नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे जिनका उपभोग पश्चिमी देशों के लोग करते हैं। वे रूस को पश्चिमी लोकतांत्रिक राष्ट्रों का मित्र मानते थे और उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को बनाए रखने की आवश्यकता समझी थी। धीरे धीरे जनता का झुकाव बोल्शेविक दल की ओर होने लगा। किसानों ने बोल्शेविक दल के शांति, भूमि और रोटी के नारे का स्वागत किया। श्रमिकों ने भी बोल्शेविकों के सोवियत की संपूर्ण शक्ति के नारे का स्वागत किया। जब घरेलू बाजार में तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अधिकाधिक सैनिक पराजय हुए तो बोल्शेविक दल की लोकप्रियता और बढ़ने लगी। 1917 में पार्टी की सदस्य संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जब अस्थायी सरकार में अगस्त में फूट पड़ गई तो उसने अपने लिए स्वयं ही खाई खोद ली। तब लेनिन ने संगठित एवं अनुशासित दल द्वारा सत्ता हथिया ली। अन्य समाजवादी दलों, मेनशेविक दल और सामाजिक क्रांतिकारियों को यह भ्रम था कि अभी उनका ऐतिहासिक क्षण नहीं आया है। उन्होंने बुर्जुआओं को शासन में बने रहने की अनुमति दी। वे अभी भी यही सोच रहे थे कि बुर्जुआ शासन के कुछ समय बाद समाजवादी क्रांति आएगी। लेनिन की क्रांति एक नियोजित क्रांति थी और उसका उद्देश्य रूस में समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यह विश्व में स्थापित सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार थी। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बोल्शेविक दल सत्ता में जन समर्थन के कारण आया, जिसके लिए कुछ दीर्घकालिक कारक जिम्मेदार थे, जिनमें शासकीय कारक थे। जार निकोलस द्वितीय द्वारा ड्यूमा के प्रभाव को कुचल देना, किसानों एवं श्रमिकों के मन में असंतोष,
सैनिकों का पराजित होना, राजनीतिक अयोग्यता एवं प्रथम विश्व युद्ध में जन्मा आर्थिक संकट और अंतिम रूप से लेनिन का अप्रैल दावा। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक शक्ति के उदय ने 20वीं शताब्दी में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया। मार्च 1918 में बोल्शेविक दल ने अपना नाम बदल करके साम्यवादी दल कर लिया और इसने विश्व में 74 वर्ष तक शासन करने वाले सबसे बड़े देश में अपना नाम दर्ज करा दिया। साम्यवाद के झंडे तले सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में कार्ल मार्क्स की कुछ मूल अवधारणाओं को लागू करने का प्रयत्न किया और सामाजिक विकास का एक अन्य विकल्प प्रस्तुत किया। इस विकास ने विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला और तत्कालिक शक्ति संतुलन में मौलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, उस बोल्शेविक क्रांति ने संसार को एक ध्रुवीय व्यवस्था से मुक्त करके और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोल्शेविक दल की क्रांति लोकतंत्र के संतुलन की क्रांति थी, जहां एक तरफ लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रसार अमेरिका कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा का प्रसार सोवियत रूस कर रहा था। इस प्रकार लेनिन का एक दर्शन, एक दृष्टिकोण जो कि आज भी जहां तहां विश्व के हर देश में दिखाई दे जाता है। थैंक यू।